बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां आज हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करने लगे हैं। बायोडाइवर्सिटी दरअसल दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, और बायो जैसे कि लाइफ इसका मतलब होता है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब इकसाम। इसमें हमारे पास जो दरअसल बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से वर्ड निकला है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंबाइन करके बायोडाइवर्सिटी वर्ड अख़ज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स पर कितनी इकसाम के जानदार पाए जाते हैं, कितनी इकसाम की ज़िंदगियाँ पाई जाती हैं। तो इसको जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी आ जाती है, डिफरेंट जीन्स की डाइवर्सिटी आ जाती है, और हम इसमें ये भी देखते हैं कि कितने किस्म के हमारे इस अर्थ पर इकोसिस्टम पाए जाते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़मीन के ऊपर कितनी किस्म की और कितनी मुख्तलिफ़ इक़साम की ज़िंदगियाँ पाई जाती हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका माहौल के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है, और ये सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को देखना हो, इस पे रिसर्च करनी हो, इसका जायज़ा लेना हो, असेसमेंट करनी हो, तो इसमें असेसमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आते हैं। हमारे पास इसके 3 लेवल्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पीशी लेवल है, उसके बाद हमारे पास जेनेटिक लेवल आता है, और फिर हमारे पास इकोसिस्टम लेवल आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीशी लेवल्स को। तो इस लेवल पर हम असेसमेंट इस तरीके से करते हैं कि इसमें हम जितने भी हमारे पास एक एरिया के अंदर स्पीशीज़ मौजूद होती हैं उनको हम काउंट करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और ये देखते हैं कि उसकी कितनी तादाद और कितनी इक़साम की स्पीशीज़ इस एरिया में पाई जाती हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि आपके पास कोई एक खेत का मैदान है, उसके अंदर कितने किस्म के पौधे पाए जाते हैं, कितने किस्म के वैराइटीज़ पाई जाती हैं, वो हैं कौन कौन सी वैराइटीज़ की। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशी लेवल। मीन एक स्पीशी हमारे पास, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ हम गंदम की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, एक स्पीशी आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाता है कि कितनी परसेंटेज और किस तरीके से ज़मीन पर फ़लाँ जो भी हम स्पीशी डिस्कस करें वो किस तरीके से तकसीम हुई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक लेवल। स्पीशीज़ के अंदर ही क्या होता है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफरेंट किस्म का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये जो होते हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज होता है। वो चेंज इसलिए होता है कि वो ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए एक एनवायरनमेंट में खुद को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ताकि वो वहाँ पे बेहतर तरीके से एडजस्ट करके ज़िंदा रह सकें। उसके अलावा हमारे पास आता है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल में हमारे पास आ जाता है कि हम डिफरेंट हैबिटेट्स को स्टडी करते हैं कि अगर जंगल है तो जंगल में कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। अगर हम सहरा की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। अगर वेटलैंड है तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, किस किस्म के वहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक माहौल जो है कैसे रोल प्ले करता है, लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ में प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वन बाय वन एक एक ऑर्गेनिज़म को पकड़ के काउंट किया जाए। इसको एसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं ये एक रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो लार्ज पॉपुलेशन को कवर करना, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर से ना थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं और रैंडमली उसको चूज़ करते हैं। रैंडमली चूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि पूरी पॉपुलेशन में सब जो स्पीशीज़ वगैरह होती हैं उनके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। तो फिर जितना वो सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए एरिया, उसको स्टडी करते हैं और उसको फिर क्या कर लेते हैं, उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है और उससे पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। मैं
इसको आप एक कॉमन एग्जांपल दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ना हम चावल बनाते हैं तो जब दम वगैरह लगाना हो तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि चावल कितने गल चुके हैं, उनको कितने दम की ज़रूरत है। तो उसके लिए अब आप देखें, हम पूरे के पूरे जितने भी चावल होते हैं, अगर किलो बना रहे हैं तो हर चावल को तो हम नहीं चेक करते। हम उसमें से थोड़े से हिस्से से चावल लेते हैं, निकालते हैं और वहाँ से उसको चेक कर लेते हैं और वहीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पूरे सारे चावल का अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग कितने दम की ज़रूरत होती है। इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। इसकी अब रैंडम सैम्पलिंग की हमने इम्पोर्टेंस देखनी है। सबसे पहले ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है बायस को। मींस इसमें रैंडम सैम्पलिंग से ये होता है कि हर हिस्सा जो होता है किसी भी एरिया का, उसके पास सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाता है। मतलब हम इसमें फेवरेटिज़म नहीं कर सकते कि हमने फेवर करके किसी एक एरिया को सिलेक्ट करके तो वहाँ से हमने क्या करनी है, उस को स्टडी करना होता है। जब हम फेवरेटिज़म वाला इसमें कोई सीन नहीं होता, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसको हम एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये आती है कि ये प्रोवाइड करता है रिलायबल एस्टीमेट। मींस हम पूरे डाटा में से कुछ एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो उस पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो उससे हम जो देखते हैं कि इस एरिया में कितनी इकसाम की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कितनी परसेंटेज है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो हम उसे अंदाज़ा लगाते हैं पूरी पॉपुलेशन का, वो हमारे पास दुरुस्त तरीके का होता है, एक्यूरेट होता है। उसके अलावा ये हमें अलाउ करता है फैसिलिटेट कंपैरिजन। मींस हम एक एरिया में मौजूद अगर हमने स्पीशीज़ को कंपैरिजन करना हो तो उस तरीके से जब हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ को फेवर नहीं दे रहे होते तो हम वहाँ से जो डाटा इस तरीके से कलेक्ट करते हैं रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए, तो फिर हम वहाँ पे हम जो है एक अच्छे तरीके से स्पीशीज़ के दरमियान, एक एरिया में रहने वाले स्पीशीज़ के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस आती है इन्हेंस रिप्रेजेंटिवनेस। मींस इससे क्या होता है कि जब हम रैंडम सैंपल लेते हैं तो ये हमें ये इंश्योर करता है कि पूरे के पूरे एरिए की जो डाइवर्सिटी या वैरायटी है उसको ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा रैंडम सैम्पलिंग से हम देखते हैं कि ये हमें सपोर्ट करता है कंजर्वेशन एफ़र्ट्स को। मीन्स जब हम एक और एरिया को स्टडी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि इसमें फ़लाँ किस्म के पौधे पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, एनिमल्स कितने पाए जाते हैं, किस किस एनिमल की तादाद कम है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से एनिमल जो हैं उनको ख़तरात हैं, उनको हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हमें इस तरीके से भी हमें हेल्प आउट करता है कि हम एक एरिया में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से एनिमल्स, प्लांट्स, एरिया, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास हम वक्तन फ़वक्तन क्या करते हैं, अगर सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग करते रहें तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 6 महीने पहले वहाँ पे सैम्पलिंग की है, हमने स्टडी किया, तो हम एक एनिमल है उसकी परसेंटेज देखते हैं कि जी 80% थी, तो आफ्टर फ्यू मंथ जब दोबारा हम करें तो उसकी अगर परसेंटेज लो हुई हुई है तो उससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे इनको जो इनका हैबिटेट है या इनमें कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो हम वहाँ पे उनको कंजर्व करने की कोशिश करके उनकी नंबर्स को मेंटेन कर सकते होते हैं। बुक पे इसी टॉपिक के साथ हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक इकोसिस्टम है और दूसरी निच है। इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है, इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एरिया पर क्या कर रहा होता है, कंपोज होता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारे पास जो नॉन लिविंग होता है उसमें एयर, वाटर, सोइल आ जाते हैं। तो ये दोनों को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एनवायरनमेंट के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते होते। तो ये दोनों जब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और हमारे पास जो निच है, निच एक्चुअली ये होता है कि एक माहौल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनके रोल को हम क्या कहते हैं, उनका निच कहते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है कि उनका मस्कन कैसा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन के ज़रिए कर रहे हैं, प्रीडेशन के ज़रिए उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाया हुआ है, या सिम्बायोसिस के ज़रिए उन्होंने इंटरेक्शन बनाया हुआ है। और ये भी हम देखते हैं कि एक माहौल के अंदर
एनर्जी जो है वो किस तरीके से फ़्लो हो रही है। तो जब हम एक माहौल के अंदर ऑर्गेनिज़म का रोल देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। ये था हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है आपको इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे कुछ नॉलेज गेन कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग।